Hello my dear learners, in this session we will discuss a very important works of John Milton, that is Areopagitica. It is a powerful prose written in 1644. This date is very important for your preparation. Now let's move ahead and let's gather some important points for your exam. Firstly, we talk about author and year. एरोपैजिटिका वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1644। दोस्तों यदि हम बात करें एरोपैजिटिका की तो इसको जॉन मिल्टन के द्वारा 1644 में लिखा गया था। दोस्तों आप इतना जरूर याद रखिएगा, एरोपैजिटिका के रचनाकार कौन है? जॉन मिल्टन। और कब लिखा गया था? तो दोस्तों 1644 में लिखा गया था। ये दोस्तों जो की पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए पॉइंट्स है। जैसे आपके साथ जो पहला पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत बार क्रोनोलॉजी में पूछा है। दोस्तों यदि हम बात करें इस वर्क्स की टाइटल की तो इसका जो टाइटल है एरोपैजिटिका, ये आता है नेम्ड आफ्टर एरोपेगस। एरोपेगस के नाम पे इसको रखा जाता है। और जुडिशियल काउंसिल इन एंशिएंट एथेंस, एंशिएंट एथेन में एक जुडिशियल काउंसिल होता है दोस्तों एरोपेगस। और नॉन फॉर फ्री डिबेट, और किस लिए जाना जाता है? फ्री डिबेट के लिए जाना जाता है। मेन आर्गूमेंट क्या है दोस्तों? डिफेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस अपोजिंग प्री पब्लिकेशन सेंसर्स। दोस्तों इस वर्क्स को मिल्टन प्यूरिटन्स का जो एक सेंसरशिप कानून आया था कि किसी भी रचना को यदि आपको पब्लिश करना है तो उससे पहले उसको उस मापदंड से गुजरना होगा, उसी के खिलाफ उन्होंने इस रचना को लिखा था। दोस्तों याद रखिएगा यह एक प्रोज वर्क है। दोस्तों यदि हम बात करें इन्फ्लुएंस की तो इंस्पायर्ड इनलाइटमेंट थिंकर्स इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच लॉ और एंड द यूएस फर्स्ट अमेंडमेंट। तो आगे इस रचना का जो प्रभाव हुआ आप देख सकते हैं कि दुनिया में जो फ्री स्पीच की बात हो रही है, जो आपके स्वतंत्रता की अधिकारों की बात हो रही है, उसकी रक्षा की बात हो रही है, इसके बारे में दोस्तों बहुत पहले उन्होंने समर्थन किया था अपनी इस रचना के नाम से, जिसका नाम है दोस्तों एरोपैजिटिका। दोस्तों एक बार जरूर कमेंट करके इस वर्क का नाम लिख दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, और इसका पब्लिकेशन डेट। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो की मेटाफर्स का यूज किया गया है वो है बुक्स आर डिस्क्राइब्ड एज। बुक को किस ढंग से वर्णन करते हैं जॉन मिल्टन? द प्रीसियस लाइफ ब्लड, मतलब एक बहुत ही मूल्यवान जीवन रूपी खून के रूप में ऑफ मास्टर्स। दोस्तों इसके लिखने का पर्पस क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अ पैम्फलेट अगेंस्ट सेंसरशिप। एक पैम्फलेट था सेंसरशिप के खिलाफ, अपोजिंग द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। याद रखिएगा ड्यूरिंग द सिविल वार के दौरान एक एक्ट आता है इंग्लैंड में जिसका नाम था सेंसरशिप से संबंधित था, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। तो एक्ट कब आता है दोस्तों? 1643 में आता है। और इनकी जो वर्क्स आती है वो आती है दोस्तों 1644 में आती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही करिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इंटायर इंग्लिश का प्रिपरेशन कराऊंगा, चाहे वो आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, फिगर ऑफ स्पीच हो, या कोई लिटरेरी टर्म हो, या ग्रामर हो, हर चीज़ को मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा बिफोर द एग्जाम। दोस्तों अब हम इसके कुछ समरी को जानते हैं। एरोपैजिटिका वाज रिटन इन 1644 ड्यूरिंग द सिविल वार। याद रखिएगा सिविल वार के दौरान इसको लिखा गया। व्हेन द प्यूरिटन, याद रखिएगा किसकी शासन थी दोस्तों? प्यूरिटन की। तो प्यूरिटन मतलब पार्लियामेंट और अ रूल विदाउट अ मोनार्क। पार्लियामेंट इन फोर्स ड्यूरिंग द प्यूरिटन लेड पार्लियामेंट इन फोर्स द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 टू सेंसर बुक्स। किताबों पे एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। मिल्टन डिस्पाइट बीइंग अ प्यूरिटन हिमसेल्फ। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्या मिल्टन प्यूरिटन थे या कि कैथोलिक थे? तो याद रखिए मिल्टन जो थे दोस्तों, जॉन मिल्टन, वो प्यूरिटन थे, वो खुद प्यूरिटन थे, फिर भी उन्होंने प्यूरिटन्स के खिलाफ इस रचना को लिखा। अपोज्ड सेंसरशिप एंड सा इट एज अ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस फ्रीडम।
उन्होंने खुद इसका विरोध किया और वो इसको एक धार्मिक आज़ादी, बौद्धिकता की एक धमकी के रूप में देखते हैं, एक शोषण के रूप में देखते हैं। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे कि नॉलेज एंड फेथ शुड नॉट बी कंट्रोल्ड। जो नॉलेज है दोस्तों, ज्ञान है ना, जो आस्था है ना, उसको कंट्रोल्ड नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा सोच था आपके जॉन मिल्टन का। बाय द स्टेट और द चर्च, जो सरकार हो या चर्च के द्वारा इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। ही फेमसली डिस्क्राइब्ड बुक एज, उन्होंने बहुत ही मतलब एक प्रसिद्ध कोट दिया है बुक के बारे में दोस्तों। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है बुक से रिगार्डिंग, ये जो इनका कथन है कि किसने इसको दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको यहाँ से आप याद कर लीजिएगा कि द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट, इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों? दैट बुक्स कंटेन द थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड विजडम ऑफ ग्रेट माइंड्स। जो बुक होते हैं दोस्तों, जो पुस्तकें होती है ना, वो किसी भी महान व्यक्ति की बुद्धि, उनके अनुभव या विचारों को समाहित किए रहता है, इसलिए उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रॉइंग अ बुक इज लाइक किलिंग अ रीजन इटसेल्फ, मतलब किसी पुस्तक को बर्बाद करना किसी कारण, किसी पर्सन, यहाँ पे पर्सन समझिए, पर्सन को मारने के बराबर है, किसी व्यक्ति को मार देने के बराबर। ही वांट्स दैट, वह चेतावनी देते हैं कि सेंसरशिप लीड्स टू ऑपरेशन सिमिलर टू द इंक्विजिशन एंड ऑथोरिटेरियन रूल। मतलब यदि आप सेंसरशिप करते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ से मतलब बुक पे, तो जो बुक होती है दोस्तों, पुस्तकें होती है ना, वह एक बहुत विद्वान माइंड्स के बुद्धि होती है, उनके अनुभव होती है, उनके विचारे होते हैं, जिसको कोई इंसान पढ़ के उसे अपने जीवन में आत्मसात कर पाता है। और यदि इस पे कंट्रोल किया जाए तो ये अच्छा नहीं होगा लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए, शासन के लिए। अब दोस्तों कुछ की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा जो उत्साह है वो दुगुना हो पाता है और मैं जान पाता हूँ कि हमारी जो वीडियो है आपके लिए कितनी यूजफुल है। बाइबलिकल रेफरेंसेस, दोस्तों इसमें जो रेफरेंस देते हैं, ही यूजेज एडम एंड ईव फॉल टू आर्ग्यू दैट ट्रू वर्च्यू कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस बोथ गुड एंड एविल। कहने का आशय है दोस्तों कि कोई व्यक्ति कोई रचना करता है, किसी पुस्तक को लिखता है, तो उसमें अच्छी या बुरी दोनों ही बातें हो सकती है, मतलब वो अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब हम एक्सपीरियंस करेंगे, हम लिखने का प्रयास करेंगे तो हमसे गलतियां होंगी, लेकिन उसी चीज़ से हम सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो नाम आ रहा है, एडम एंड ईव। दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस वर्क्स है जिसके ये लोग कैरेक्टर है और इनकी चर्चा हम लोग लास्ट के सेशन में किए थे, पैराडाइज लॉस्ट। तो एडम जो है दोस्तों फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन, और ईव जो है इनकी वाइफ है, ठीक है दोस्तों। और ये फॉरबिडन ट्री को खा लेती है, जिस पे पूरा कहानी लिखा जाता है कि जो आपके गॉड है वो मात्र 6 दिन में इस ब्रह्मांड की रचना किए थे और यहाँ पे ईसा मसीह गॉड के पुत्र है। तो दोस्तों यदि आप मेरे साथ बने रहेगा तो हर इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा होगी जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे फ्री विल होता है, तो एडम और ईव से गलतियाँ होती है, लेकिन फिर भी ये लोग जीवन में बहुत चीज़ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी का रेफरेंस देकर ये कहते हैं कि गलती या सही हो रही है तो उसको हम एकदम टोटली कंट्रोल ना कर सकते हैं, क्योंकि इंसान यदि गलती न करे तो सीखेगा ही नहीं। गलती न करने की डर से जीवन में वो आगे नहीं बढ़ता। अब दोस्तों क्लासिकल रेफरेंस है इसमें, मेंशंस ग्रीक डेमोक्रेसी, इसमें वो मेंशन करते हैं ग्रीक डेमोक्रेसी का, रोमन सिविलाइजेशन एंड चर्च हिस्ट्री टू आर्ग्यू अगेंस्ट सेंसरशिप। बहुत से उदाहरणों को ढूंढ के लाते हैं जो आपके रोमन सिविलाइजेशन से संबंधित होती है, ग्रीक डेमोक्रेसी से संबंधित होती है, चर्च के इतिहास से संबंधित होती है, अपने जो विचार है उसके पक्ष में। इन सारे चीज़ों को दोस्तों मिल्टन रखते हैं। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में क्या इसका है, रिटेन ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार। याद रखिएगा इसको सिविल वार के दौरान लिखा जाता है,
व्हेन प्यूरिटन्स कंट्रोल्ड पार्लियामेंट, जब प्यूरिटन्स के द्वारा पार्लियामेंट को कंट्रोल किया जाता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस पुस्तक की एक कोट है जिसको याद रखिएगा, फेमस कोट है, गिव मी द लाइबर्टी टू नो, टू ऑटर एंड टू आर्गू फ्रीली। मतलब आज़ादी चाहिए अपने विचारों को रखने का, जानने का, बोलने का, वो भी स्वतंत्र रूप से बहस करने का, अकॉर्डिंग टू कंसियंस बी एबव ऑल लिबर्टीज। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। दोस्तों कम से कम इस वर्क्स का नाम और इसके रचनाकार का नाम, और साथ ही साथ इसका पब्लिकेशन कब होता है और ये किस एज की रचना है, इतना याद हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन में विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।